हेलो दोस्तों, वाइट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहाँ को जज साहब ने ये बोला था, योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ़ यू हैवंट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस। इसके अर्थ क्या निकलते हैं? तो आज हम आपको विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि मैं तो अश्योर हूँ 100% कि पर्दा गिर चुका है, आपको और विश्वास दिलाने के लिए इसके कुछ आज लीगल इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल कर। तो आश्वस्त आप हो, क्योंकि जितने भी वीडियो बनकर के आ रहे हैं, कुछ लोग डाउट क्रिएट करते चले जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते चले जा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन मेरा नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन लीगल होगा। और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह से इस प्रकार के वर्ड निकलते हैं तो उनके अर्थ क्या होते हैं? अर्थ वो नहीं होते हैं हम जो नॉर्मल बोल देते हैं, उनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। तो पहला आता है, योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट। इसका क्या अर्थ निकलता है? जब हम अंदर और घुसे और हमने देखा अंदर जाकर के, तो हमने देखा योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट। क्या अर्थ निकलता है इसका? क्या कहना चाहते थे जज साहब सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता से? क्योंकि वो तो वकील जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जानते हैं कि जज ने जो एक वर्ड बोला है उस वर्ड का क्या अर्थ निकलता है। लेकिन आम आदमी, मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी, उसका क्या अर्थ निकाले? हम तो नॉर्मल अर्थ ही निकालेंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है? लीगल लैंग्वेज में कहते हैं योर आर्गूमेंट आर इररेलेवेंट का मतलब होता है द कोर्ट इज सेइंग दैट द पॉइंट्स यू आर रेजिंग डू नॉट मैटर फॉर डिसाइडिंग दिस इश्यू। ये जो इश्यू है पेंशन अपडेशन का, आप जो कुछ कह रहे हो, आपके जो पॉइंट्स हैं अब यहाँ कोई मैटर नहीं करते, उनका कोई अर्थ नहीं है। वाई? यूजुअली बिकॉज। क्यों नहीं है? क्योंकि द लॉ और रेगुलेशन इज क्लियर। योर आर्गूमेंट्स आर रेलिवेंट का मतलब है कोर्ट ये कह रहा है सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता से कि भाई लॉ और रेगुलेशन तो क्लियर हो चुका है, अब आर्गूमेंट की जरूरत ही नहीं है। आर्गूमेंट की जब जरूरत है जब लॉ क्लियर नहीं हो, रेगुलेशन क्लियर नहीं हो। रेगुलेशन 35.1 बिल्कुल क्लियर है, इसमें पेंशन अपडेशन है। कोर्ट ने ये बोल दिया, किसके माध्यम से? योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, यानी जो आर्गूमेंट आप करोगे वो फिट नहीं बैठ रहे आपके पेंशन अपडेशन के क्लॉज में। अब कितना ही करते रहो, कोई फायदा नहीं है। कोर्ट ने एक प्रकार से ब्रेक लगा दी। दूसरा मतलब ये निकलता है द इश्यू हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड बाय स्टैट्यूट और बाइंडिंग प्रेसिडेंट। जो इश्यू है यहाँ पर ऑलरेडी सेटल कर दिया स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब जो रेगुलेशन है उसने सेटल कर दिया है, या फिर हमने जो जजमेंट दे दिया उसने सेटल कर दिया है। तो यहाँ तो किसने कर दिया? रेगुलेशन 35 ने ये मैटर सेटल्ड कर दिया है कि पेंशन अपडेशन है, इसलिए आपका जो आर्गूमेंट है वो इररेलेवेंट है, ये कहना चाह रहा है कोर्ट। तीसरा, द कोर्ट इज नॉट एग्जामिनिंग इक्विटी, हार्डशिप और पॉलिसी, ओनली कंप्लायंस। जब कोर्ट ये कहता है कि आर्गूमेंट इररेलेवेंट, तो कोर्ट ये कहना चाह रहा है भैया हम कोई भी किसी पॉलिसी को, किसी आपकी हार्डशिप को कोई परेशानी है या किसी क्षमता को चेक करने नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इसे लागू करें, क्रियान्वयन करें, कंप्लायंस करें। दोस्तों, शायद अब आप समझ गए होंगे कि जज साहब ने यह कहा था कि आर्गूमेंट इररेलेवेंट का क्या मतलब होता है। कोर्ट ने कहा पॉलिसी स्टैट्यूट क्लियर है, और क्लियर होने के साथ साथ हम कोई भी ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं कि हम और कुछ करें, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इसकी कंप्लायंस करें, आप इसको एग्जीक्यूट करें, आप इसको इंप्लीमेंट करें। इसका निकलता है अर्थ ये, स्टैट्यूट क्लियर है और उसको आप कंप्लाई करें, आगे आपके आर्गूमेंट की जरूरत नहीं है। स्टॉपेज क्या मतलब निकालोगे? फैसला हो चुका है, पेंशन अपडेशन है, उसे लागू करना है। नेक्स्ट, सो द कोर्ट इज नॉट जजिंग वेदर योर आर्गूमेंट्स आर गुड और बैड, ओनली दैट दे डोंट चेंज द लीगल आउटकम। अब जो लीगल आउटकम हो चुका है, लीगल आउटकम अपडेशन को लागू करना है, स्टैट्यूट को लागू करना है। अब आपके आर्गूमेंट अच्छे या बुरे से कोई फर्क नहीं निकलता, क्योंकि आउटकम तो निकल चुका है।
इस सेंटेंस का ये अर्थ होता है। कौन से का? योर आर्गुमेंट आर रेलेवेंट। इतने अर्थ निकलते हैं इसके। अब दूसरा है इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे। यदि आपने पे नहीं किया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका लीगल अर्थ क्या निकलता है? कहते हैं दिस इज ए फाइंडिंग ऑन ऑब्लिगेशन नॉट ए सजेशन। ऑब्लिगेशन यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है, सजेशन नहीं दे रहे हैं। ये नहीं भैया पे कर दो, ऐसे नहीं है। ऑब्लिगेशन लायबिलिटी आपकी पे करना। ये फाइंडिंग यानी कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, हम तुम्हें सजेशन नहीं दे रहे हैं कि तुम करो या नहीं करो, तुम्हें करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह निकलता है पेमेंट इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। और इसका पेमेंट मैंडेटरी है, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, आपको करना पड़ेगा। अब चाहे तुम्हारा फंड है या फंड नहीं है। नेक्स्ट, वेदर यू एग्री और डिसएग्री इन एज ए मटेरियल। तुम मानो या नहीं मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें लागू करना पड़ेगा। नॉन पेमेंट ट्रिगर्स लायबिलिटी। और नहीं पेमेंट करोगे तो आप पर जिम्मेदारी आएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। कर दोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी लायबिलिटी हो जाएगी आप पर। उसके बाद इन सिंपल टर्म्स, इन सब का इन सिंपल टर्म मतलब ये होता है इफ ड्यूज एग्जिस्ट एंड रिमेन अनपेड द लॉ रिक्वायर्स यू टू पे देम। यदि ड्यूज हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो लॉ चाहता है आप उसका पेमेंट करें। इस बात को, सारी की सारी बात को जितने भी वकील होंगे कोर्ट में, ध्रुव मेहता जी और जितने भी जानकार होंगे, सब समझेंगे कोर्ट ने क्या कहा है। एक आम आदमी नहीं समझ सकता मेरे जैसा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने के लिए, और अर्थ निकाल सकते हो आप कि पर्दा गिर चुका है। आगे, एज पर रेगुलेशन दिस इज क्रूशल। इट मीन्स द अमाउंट, मैनर, टाइमलाइन, consequences of payment are already defined in national rules, पेंशन रेगुलेशंस और स्कीम और रूल्स। इसलिए कैसे अमाउंट देना है, किस तरीके से देना है, कितने समय में देना है, इसका क्या प्रभाव होना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। कहां पे? स्टैट्यूटरी रूल्स 35(1) में, पेंशन रेगुलेशंस में। द कोर्ट विल नॉट रीराइट और डाइल्यूट दीज रेगुलेशन। और कोर्ट इनको दोबारा नहीं लिखेगा, न इनको डाइल्यूट करेगा, जैसा है वैसा। नेक्स्ट, कंप्लायंस मस्ट बी एग्जैक्टली एज द रेगुलेशन प्रेस्क्राइब। और इनका अनुपालन बिल्कुल वही होना चाहिए जो रेगुलेशन में कहा गया है। नॉट एज पर कन्वीनियंस और इंटरप्रिटेशन। आपकी कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के अनुसार नहीं, आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नहीं होगा। जो रेगुलेशन कहता है वो करना पड़ेगा, ना तो कोर्ट उसमें कोई बदलाव करेगा और आपको उसके अनुसार पालन करना पड़ेगा। बाद में ऐसा नहीं करोगे आप कि उसको आप अपनी सुविधा के अनुसार इंटरप्रेट कर लोगे, चेंज कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। बहुत बड़ा पंगा पड़ चुका है। मुझे नहीं लगता कोई आरबीआई फारबीआई लाना आने वाली यहां पे। ये जो वर्ड बोले हैं यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इनकी परिपालना होगी, इनका कंप्लायंस होगा, इनका अनुपालन होगा, इनका ओबीडियंस होगा। आगे, कंप्लायंस मस्ट बी, और तीनों हो गए एज पर रेगुलेशन। जो रेगुलेशन, एज पर रेगुलेशन की बात हो गई। तब जो रेगुलेशन की बात है, इसका जो कि रेगुलेशन के अनुसार होगा, इधर उधर नहीं होगा, इधर उधर कन्वीनियंस। फिर उसके बाद व्हाट द कोर्ट इज रियली कन्वेइंग, प्लेन लैंग्वेज में एक्चुअली कोर्ट क्या कह रहा है। ये सारी बातें तो आगे लीगल, ये लीगल बातें हैं, इतने अर्थ निकलते हैं चीजों के जो मैंने आपको बताए। अब एक्चुअली कोर्ट कहना क्या चाह रहा है? स्टॉप डिबेटिंग। आर्गुमेंट नहीं होगा अब, यानी 18 तारीख को कोई आर्गुमेंट नहीं होना है, खत्म। द रूल इज क्लियर, इफ पेमेंट वाज रिक्वायर्ड एंड यू डिड नॉट मेक इट, यू मस्ट नाउ पे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग रेगुलेशन के अनुसार पे करना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इट डज नॉट मीन, इसका क्या मतलब नहीं होता है? ये कहता है इट डजंट मीन कंटेम्प्ट अनलेस फॉलोड बाय डिसोबीडियंस। यदि ये पालन करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलेगा, और यदि ये डिसोबीडियंस करते हैं, कंप्लाइंस नहीं करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। क्लियर है? सीधा ये नहीं है कि भाई इन्होंने अब तक पालन नहीं किया तो इन पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाएगा। जब चलेगा जब कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। यहां से आगे, इट डजंट ऑटोमेटिकली इम्पोज पेनल्टी अनलेस रेगुलेशन प्रोवाइड फॉर इट। यदि रेगुलेशन में कोई पेनल्टी नहीं है तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी, बस इतना सा है। इट डज नॉट क्लोज द केस, इट क्लैरिफाइज कोर्ट पोजिशन। अभी केस क्लोज नहीं हुआ है इन सब चीज़ों से,
ये कोर्ट की पोजीशन है, पोजीशन ले चुका है कोर्ट, फायर होने वाली है। द कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द लाइबिलिटी, कोर्ट ने लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब लाइबिलिटी एक्सेप्ट हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम ए बेनिफिशियरी परस्पेक्टिव, और हम सब बेनिफिशियर हैं हमारी ओर से, हमारे हिसाब से क्या होगा, द कोर्ट एक्सेप्ट दैट पेमेंट इज लीगली ड्यू अंडर द रेगुलेशन। क्या है, लीगली ड्यू है पेमेंट, एक बात। दूसरी, द प्रेयर कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी बाय रेजिंग साइड आर्गूमेंट, साइड आर्गूमेंट लगा करके आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हो। अब साइड आर्गूमेंट क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, बोले भाई फाइनेंस पैसा नहीं है, फंड पोजीशन नहीं चलेगा, चाहे रेगुलर 7 का सहारा ले हुए मत लो, 11 का हुए मत लो, फंड पोजीशन कुछ बताओ, अब नहीं चलेगा, खत्म कर दिया कोर्ट ने। कहते हैं द प्रेयर कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी बाय रेजिंग साइड आर्गूमेंट, साइड फाइनेंशियल पोजीशन ले लो, हार्ड, अरे सब बड़ी परेशानी, हमको करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ये नहीं चलेगा, डिले, सर टाइम लग जाएगा, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, चाहे नहीं चलेगा, कोई नया इंटरप्रिटेशन भी नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म। इस वाक्य ने जो बोला कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ जी ने, उसने इनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी को खत्म कर दिया, इनकी हार्डशिप को खत्म कर दिया, इनकी डिले को खत्म कर दिया, इनके इंटरप्रेट कर दिया, एंड दिस इज एक्चुअली फेवरेबल फॉर बेनिफिशियरीज। दोस्तों, इतने इंटरप्रिटेशन के बाद भी आपको विश्वास नहीं होता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत चीज़ों को ढूंढ करके पढ़ करके आपके सामने ला के रख रहा हूं, और सीधा सीधा है, पर्दा गिर चुका है, पेमेंट करना है, अपडेशन क्लियर हो चुका है, वकील बहस करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैट्यूट फाइनलाइज हो चुका है। ना अब कुछ IBA कुछ कर सकता है, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना आप सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जो वाक्य बोले, योर आर्गूमेंट आर रेलेवेंट, इफ यू हैवंट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन, ये ने सारा का सारा मामला क्लियर कर दिया, साफ कर दिया है। आराम से रहें, तसल्ली से रहें, केवल और केवल जो डिटेल्स मांगे हैं वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्यों मांगा है, और भी चीज़ें बताते रहेंगे, और काफ़ी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। और चीज़ों को यदि आपके साथ मैं भेजूंगा तो मैं केवल और केवल लीगली इंटरप्रेटेड स्टेटमेंट्स मेरे आपके पास आएंगे। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।